नमस्कार साथियों, टोटल मेगा स्टार यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत वेलकम करता है। आज हम पढ़ेंगे मांग की अवधारणा। और मांग की अवधारणा इकोनॉमिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से। तो सबसे पहले हम देखते हैं मांग क्या होती है। निश्चित समय व निश्चित कीमत पर किसी वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा ही क्या है? मांग है। निश्चित समय व निश्चित कीमत पर किसी वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा मांग कहलाती है। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, निश्चित समय व निश्चित कीमत पर किसी वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा मांग कहलाती है। निश्चित समय व निश्चित कीमत पर किसी वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा ही क्या है? मांग है। सामान्यतः इच्छा और मांग को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, यानी इसका एक ही अर्थ माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इनका अर्थ थोड़ा भिन्न है। इच्छा तब ही मांग कहलाती है जब हम मौजूद पर्याप्त धन को खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो ही हमारी इच्छा किस में बदलेगी? मांग में बदलेगी। अन्यथा वो इच्छा ही रहेगी। हमारी इच्छा कुछ भी हो सकती है, वो मांग कब कहलाएगी? जब हम उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसका भुगतान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो वो इच्छा किस में बदल जाएगी? मांग में बदल जाती है। तो इच्छा और मांग को सामान्य अर्थ में तो एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ थोड़ा अलग होता है। इच्छा कब मांग बढ़ती है? जब हम पर्याप्त मौजूद धन को खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इच्छा किस में बदल जाती है? मांग में बदल जाती है। अब इसमें देखेंगे मांग में शामिल होने वाले मुख्य तत्व। मांग में शामिल होने वाले तत्व। मांग में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? नंबर एक पे हम देखेंगे इच्छा। पहला तत्व मांग का है इच्छा। सबसे पहले इच्छा, किसी भी वस्तु की हमें इच्छा होती है, सबसे पहले क्या होती है? इच्छा। नंबर 2, हमें किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है, तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? साधन चाहिए, पैसे चाहिए, मनी चाहिए, है ना? तो पर्याप्त साधन। दूसरा तत्व है पर्याप्त साधन, यानी धन। नंबर 3, हमारे पास धन भी है, लेकिन इस धन को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। इस धन को हम खर्च कर सकें, भुगतान कर सकें, ऐसी तत्परता हम में होनी चाहिए। नंबर 3 पे धन को खर्च करने की तत्परता। और नंबर 4, निश्चित कीमत। किसी भी वस्तु की कोई ना कोई कीमत, निश्चित कीमत। तो मांग में निम्न तत्व शामिल होते हैं। सबसे पहले इच्छा मांग का तत्व है। नंबर 2 पे पर्याप्त साधन होना चाहिए। इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? साधन चाहिए, धन चाहिए। और उसके बाद धन को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। हम उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भुगतान करने की तत्परता हमें होनी चाहिए। और लास्ट में देखते हैं उसकी कोई ना कोई कीमत, एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। तो ये है मांग के मुख्य तत्व। और अब देख लेते हैं हम मांग का अर्थ, मांग की परिभाषा। मांग का अर्थ।
मांग से तात्पर्य किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं, किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं से हैं, विभिन्न मात्राओं से है, जिन्हें उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। तो मांग का अर्थ क्या है? मांग से तात्पर्य किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं से होता है। मांग का तात्पर्य किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं जिन्हें उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। किसी वस्तु की अलग अलग मात्राएं जिन्हें उपभोक्ता अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है, क्या कहलाती हैं? मांग कहलाती हैं। किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं जिन्हें उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है, मांग कहलाती हैं। तो मांग का अर्थ क्या हुआ? किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं जिन्हें उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं, ओके, किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं जिन्हें उपभोक्ता निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है, क्या कहलाती हैं? मांग कहलाती हैं। अब प्रोफेसर लिप्से के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रोफेसर लिप्से के अनुसार प्रोफेसर लिप्से के अनुसार इसकी परिभाषा है, किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं, किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं जिन्हें उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है। मांग कहलाती है। तो किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं, लिप्से के अनुसार मांग की परिभाषा है, किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें यथावत रहने पर या अन्य बातें स्थिर रहने पर या अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं जिन्हें उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है, मांग कहलाती हैं। यहाँ अन्य बातें स्थिर रहें या अन्य बातें समान रहें का तात्पर्य है कि वस्तु की स्वयं की कीमत के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व स्थिर होने चाहिए। किसी भी वस्तु की मांग को उसकी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्व भी प्रभावित करते हैं, जैसे अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि, आदत। ये सारे के सारे तत्व क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए, समान होने चाहिए। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो लिप्से की परिभाषा, किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातें जिसमें अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेंगी, उपभोक्ता की आय स्थिर रहेगी, फैशन, रुचि, आदत भी स्थिर रहेगी और विभिन्न
कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होगा। तो यही क्या है? मांग है, इसे मांग कहा जाएगा। तो ये हो गई हमारी मांग की परिभाषा। और अब देखते हैं हम मांग फलन। मांग फलन मांग फलन देखो, मांग फलन किसी वस्तु की मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध की व्याख्या करता है, यानी संबंध को बताता है। किसी वस्तु की मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच संबंध को बताता है, फलनात्मक संबंध की ये व्याख्या करता है। तो मांग फलन क्या है? किसी वस्तु की मांग मात्रा, यानी हम बात करें x वस्तु की मांग मात्रा, तो x वस्तु की मांग मात्रा और इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी फलन। फलन होता है संबंध होता है, यानी प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? px, यानी x वस्तु की कीमत कितनी है, py, यानी y वस्तु की कीमत अर्थात अन्य वस्तुओं की कीमतें कितनी हैं, उपभोक्ता की आय, t, अन्य, फैशन, रुचि, आदत। इन सब का प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? किसी वस्तु की मांग के ऊपर। तो x वस्तु की मांग के ऊपर इन सभी तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है? ये मांग मात्रा है, मांग मात्रा, और ये सब के सब प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। तो मांग फलन किसको बताता है? किसी वस्तु की मांग मात्रा और इसको प्रभावित करने वाले तत्व या कारकों के बीच फलनात्मक संबंध की व्याख्या करता है, फलनात्मक संबंध को ये बताता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ देख लेते हैं। dx डिमांड किसकी? x वस्तु की डिमांड, x वस्तु की डिमांड, यानी x वस्तु की मांग मात्रा, x वस्तु की मांग मात्रा। इसके बाद f का मतलब है फलनात्मक संबंध, फलनात्मक संबंध को बताता है ये px। px का अर्थ है x वस्तु की कीमत, x वस्तु की कीमत, यानी हम x वस्तु की मांग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे x वस्तु की कीमत है, तो इसको कह सकते हैं स्वयं की कीमत। स्वयं की कीमत, यानी जिस वस्तु की चर्चा की जा रही है, जिस वस्तु की कीमत की बात हो रही है, उसी वस्तु की मांग की बात हम कर रहे हैं। तो स्वयं की कीमत की बात हो गई यहाँ पे। py दूसरी वस्तुओं की कीमतें, यानी अन्य वस्तुओं की कीमतें। y वस्तु की कीमत, y वस्तु की कीमत, y वस्तु की कीमत कह दें, या अन्य वस्तु की कीमतें, अन्य वस्तुओं की कीमतें, दूसरी वस्तु की कीमत, इसका भी प्रभाव पड़ता है। m उपभोक्ता की आय, मनी, उपभोक्ता की आय, इनकम। और t, इसमें अन्य शामिल हो जाएंगे, फैशन, रुचि, आदत, मौसम, रीति रिवाज, ये सब के सब शामिल हो जाएंगे टी में। तो यहाँ पे हमने लिया है फैशन, रुचि, आदत, रीति रिवाज, मौसम, ये सब के सब टी में शामिल हो जाएंगे। तो किसी वस्तु की मांग मात्रा यानी एक्स वस्तु की मांग मात्रा को कौन कौन प्रभावित करते हैं? उसी वस्तु की कीमत, स्वयं की कीमत, दूसरी वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि, आदत, इन सब का प्रभाव पड़ता है एक्स वस्तु की मांग के ऊपर। यानी किसी भी वस्तु की मांग के ऊपर इन सभी तत्वों का प्रभाव पड़ता है। यानी जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उस वस्तु की कीमत कितनी है, इस बात का उसकी मांग पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी वस्तुओं की कीमतों का यानी संबंधित वस्तुओं की कीमतों का भी एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ेगा। यानी स्वयं की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतें यानी संबंधित वस्तुओं की कीमतों का भी प्रभाव पड़ेगा। उपभोक्ता की आय कितनी है, अधिक आय है, कम आय है, इसका भी प्रभाव पड़ता है मांग पर। और फैशन, रुचि, आदत का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे लिप्सन एक परिभाषा में अन्य बातें समान रहे यानी अन्य तत्व स्थिर रहे, तो अन्य तत्वों में ये सारे तत्व शामिल हो जाएंगे। दूसरी वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की आय,
फैशन, रुचि, आदत, इनके स्थिर रहने पर अलग अलग कीमतों पर मांगी गई अलग अलग मात्राएं क्या है, मांग कहलाती हैं। तो ये मांग फलन हो गया। मांग फलन किस किस के बीच संबंध बताता है? एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है संबंध या फलन। एफ का मतलब क्या है? संबंध बताता है किस किस के बीच संबंध, प्रभावित करने वाले कारक और मांग मात्रा। किसी वस्तु की मांग मात्रा और इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच ये फलनात्मक संबंध की व्याख्या करता है मांग फलन। तो ये हो गया हमारा मांग फलन। और अब पढ़ेंगे हम मांग अनुसूची। मांग अनुसूची पढ़ेंगे। मांग अनुसूची मांग अनुसूची, अनुसूची को तालिका भी कह सकते हैं, यानी मांग तालिका कह दो। मांग अनुसूची यानी तालिका। देखो मांग अनुसूची किस किस के भी संबंध बताती है, किसी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा। यानी हम कीमत की बात करें, किसी वस्तु की कीमत और यहाँ पे मांग मात्रा। मांग मात्रा तो जैसे अलग अलग कीमतों की बात करें हम 2, 4, 6, 8, 10। 2 रुपये कीमत पर मान लीजिए 20 इकाइयों की मांग हो रही है। 4 रुपये कीमत पर 16 इकाइयों की, 6 रुपये कीमत हो जाएगी, की मांग और कम हो जाएगी। 8 रुपये पर मान लीजिए 8 इकाइयों की मांग हो रही है और 10 रुपये पर कितनी इकाइयों की मांग हो रही है? 4 इकाइयों की मांग होती है। तो ये किसी वस्तु की कीमत और ये मांग मात्रा, किसी वस्तु की कीमत और ये मांग मात्रा। तो विभिन्न कीमतें, ये क्या है? एक कॉलम में हमने लिखा है अलग अलग कीमतें और ये क्या है? अलग अलग मात्रा। तो विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त किया जाता है वो मांग अनुसूची कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। विभिन्न कीमतों पर, ये विभिन्न कीमतें हैं। 2 रुपये पर कितनी मांग है? 20 इकाइयों की। 4 रुपये पर 16 इकाइयों की, 6 रुपये पर 12 इकाइयों की, 8 रुपये पर 8 इकाइयों की और 10 रुपये पर 4 इकाइयों की मांग हो रही है। तो विभिन्न कीमतों पर मांगे गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त किया जाता है, जिस तालिका से बताया जाता है वो क्या कहलाती है? मांग अनुसूची कहलाती है। क्या कहलाएगी? मांग अनुसूची कहलाएगी। तो मांग अनुसूची किस किस के बीच संबंध बताती है? किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं तथा विभिन्न कीमतों के मध्य संबंध को बताती है। या फिर ऐसे कह दें कि किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं के संबंध को व्यक्त करती है। किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं पर मांगी गई विभिन्न मात्राएं, किसी वस्तु की विभिन्न कीमत, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न कीमतें हैं और इन पर विभिन्न मात्राएं मांगी जा रही हैं। यानी 2 रुपये पर 20 इकाई मांगी जा रही है, 4 रुपये पर 16 इकाई मांग रहा है, 6 रुपये पर 12 इकाई मांग रहा है, 8 रुपये पर 8 इकाई मांगता है, 10 रुपये पर 4 इकाई मांगता है। तो विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त करते हैं, जिस तालिका से दर्शाते हैं, जिस तालिका से बताते हैं, वही क्या है? वही कहलाती है हमारी मांग अनुसूची। यानी एक प्रकार की तालिका है। तो इस तालिका में किस किस के बीच संबंध बताया जाता है? किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के मध्य संबंध बताया जाता है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा हो जाएगी। मांग अनुसूची क्या है? किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं और कीमत के मध्य संबंध को बताती है। या फिर ऐसे कहें, विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को, मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त किया जाता है
मांग अनुसूची कहलाती है। मांग अनुसूची या तालिका मांग अनुसूची कहलाती है। तो मांग अनुसूची विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं के संबंध को बताते हैं, या विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से हम बताते हैं, जिस तालिका से दर्शाते हैं, वो मांग अनुसूची कहलाती है, मांग तालिका कहलाती है। अब देखेंगे मांग अनुसूची के प्रकार। मांग अनुसूची के प्रकार, मांग अनुसूची के प्रकार। मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है। मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और नंबर 2 बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची। मांग अनुसूची कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। व्यक्तिगत मांग अनुसूची और नंबर 2 बाजार मांग अनुसूची। अब ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची कौन सी होती हैं और बाजार मांग अनुसूची किसे कहा जाता है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत मांग अनुसूची। नंबर 1 पे देखेंगे हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची। देखो ये व्यक्तिगत नाम से पता पड़ रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की तालिका को बताएगी, एक व्यक्ति की तालिका को ये बताएगी व्यक्तिगत मांग अनुसूची। यानी किसी उपभोक्ता या एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त करेंगे वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाएगी। यानी ये किसी व्यक्ति विशेष की तालिका को बताएगी, या फिर ऐसे कहें किसी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राएं क्या है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची है। जिस तालिका से हम दर्शाएंगे वो कहलाएगी व्यक्तिगत मांग अनुसूची। तो ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो गई, एक व्यक्ति की बात होगी इसमें। और एक है बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची में 2 या 2 से अधिक उपभोक्ताओं की चर्चा होगी। 2 या 2 से अधिक उपभोक्ता, 2 या 2 से अधिक उपभोक्ता यानी कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम कौन सा शब्द काम लेंगे यहाँ पे? समस्त उपभोक्ता। यहाँ पे तो किसी उपभोक्ता द्वारा यानी एक व्यक्ति की बात होगी, किसी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त करेंगे वो तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो गई। और बाजार मांग अनुसूची में हम समस्त उपभोक्ताओं की बात करेंगे, यानी 2 या 2 से अधिक उपभोक्ताओं की बात होती है उसमें। तो हम क्या शब्द काम लेंगे? समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं के योग को, यहाँ पे समस्त आ रहा है तो यहाँ पे योग होगा, समस्त शब्द आएगा तो फिर क्या करेंगे? योग। यानी अलग अलग उपभोक्ताओं द्वारा अलग अलग कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं के योग को क्या कहेंगे? बाजार मांग अनुसूची कहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी परिभाषा नोट कर देता हूँ। व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त किया जाता है, जिस तालिका से व्यक्त किया जाता है व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है किसी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर
मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त करेंगे, जिस तालिका से बताएंगे, वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाएगी। जैसे जैसे विभिन्न कीमतें, यहाँ पे ले रहे हैं हम कीमतें, कीमत, ठीक है, और यहाँ पे मांग मात्रा, किसी वस्तु की मांग मात्रा। जैसे x वस्तु की बात करें तो यहाँ पे px, x वस्तु की कीमत, यहाँ पे dx, x वस्तु की मांग मात्रा, ठीक है। px किसी वस्तु की कीमत ले रहे हैं हम, मान लीजिए 2 रुपये, 4, फिर 6 रुपये हो जाती है, फिर 8 रुपये हो जाती है, फिर 10 रुपये हो जाती है। 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये और 10 रुपये, ये विभिन्न कीमतें हो गई, अलग अलग कीमतें हो गई। और इन अलग अलग कीमतों पर उपभोक्ता अलग अलग मात्राओं की मांग करेगा। हम जानते हैं उपभोक्ता विवेकशील होता है, वो चाहता है कि कम पैसे से ज़्यादा वस्तुएं खरीदना चाहता है, तो कम कीमत पर वो ज़्यादा वस्तुएं खरीदेगा और ज़्यादा कीमत पर वो कम वस्तुएं खरीदना पसंद करता है। तो यहाँ 2 रुपये पर मान लीजिए 20 वस्तुएं यानी 20 इकाइयाँ मांग रहा था किसी वस्तु की, तो अब कीमत बढ़ेगी तो यहाँ पे मांग मात्रा इसकी घट जाएगी, कम इकाइयों की मांग करेगा, और कीमत बढ़ेगी तो ये कम इकाइयों की मांग करेगा, और कीमत बढ़ेगी तो ये और इकाइयों को और कम कर देगा, और 10 रुपये कीमत हो जाएगी यानी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसकी मांग मात्रा और कम हो जाएगी। तो विभिन्न कीमतें हो गई। 2 रुपये पर 10 इकाई मांग रहा था, 4 रुपये पर 16 इकाई मांग रहा था, 6 रुपये पर 12 इकाई मांग रहा था, 8 रुपये पर 8 इकाई मांग रहा था, 10 रुपये पर 4। तो ये विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राएं, इनको जिस तालिका से हम व्यक्त करेंगे, जिस तालिका से हम दर्शाएंगे, यही क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाएगी। इसको व्यक्तिगत मांग अनुसूची भी कहा जाता है। तो विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त करेंगे, जिस तालिका से दर्शाएंगे, वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ व्यक्ति विशेष की बात होगी, एक व्यक्ति की हम चर्चा करेंगे। और अब देखेंगे बाजार मांग अनुसूची, उसमें समस्त उपभोक्ताओं की बात हो जाएगी। समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं के योग को, यहाँ पे योग शब्द भी काम आएगा, समस्त उपभोक्ताओं के साथ योग शब्द काम आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किसी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त किया जाता है, वो तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो गई। यहाँ पे किसी उपभोक्ता की बात हो रही है, एक उपभोक्ता की बात हो रही है। अब यहाँ पे समस्त उपभोक्ता की बात करेंगे बाजार मांग अनुसूची में, तो समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं के योग को जिस तालिका से बताएंगे, वो बाजार मांग अनुसूची हो जाएगी। तो अब पढ़ेंगे नंबर 2 पे बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची नंबर 2, बाजार मांग अनुसूची। तो यहाँ पे बाजार मांग अनुसूची में हम समस्त उपभोक्ताओं की बात करेंगे। तो समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं के योग को जिस तालिका से बताएंगे, वही बाजार मांग अनुसूची कहलाएगी। तो इसमें लिख देंगे समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं के योग शब्द काम है, योग को जिस तालिका से व्यक्त किया जाता है यानी बताया जाता है, बाजार मांग अनुसूची कहलाती है। बाजार मांग अनुसूची कहलाती है। तो समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं के योग को जिस तालिका से बताया जाएगा, वो कहलाएगी बाजार मांग अनुसूची। इसको भी हम तालिका से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कीमत लेंगे, 2 या 2 से अधिक उपभोक्ताओं की बात होगी यहाँ पे।
तो यहाँ पे कम से कम 2 उपभोक्ताओं का होना ज़रूरी है। 2 से अधिक 3, 4, 5, 6 कितने भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे कीमत वही ले लेता हूँ मैं, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, कीमत हो गई हमारी 2 से और 10 तक। और यहाँ पे हम समस्त उपभोक्ताओं की चर्चा हो रही है, तो हम 2 उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं। ए उपभोक्ता की मांग यहाँ पे लेंगे और इसके बाद यहाँ ले लेंगे बी उपभोक्ता की मांग। बी उपभोक्ता की मांग, बी उपभोक्ता की मांग हो गई। और एक कॉलम और बनाएंगे हम, बाजार मांग। बाजार मांग, जैसे ये ए उपभोक्ता की मांग हो गई, ये बी उपभोक्ता की मांग हो गई, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो बाजार मांग हो जाएगी, यानी ए प्लस बी कर देंगे, ए प्लस बी। तो यहाँ पे कीमत समस्त उपभोक्ता, यहाँ पे 2 उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं हम, एक ए उपभोक्ता है, दूसरे नंबर पे बी उपभोक्ता है। ए उपभोक्ताओं की मांग को यहाँ पे दर्शाएंगे, बी उपभोक्ता की मांग को यहाँ दर्शाएंगे, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बाजार मांग आ जाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए ए उपभोक्ता था, वो 2 रुपये पर किसी वस्तु की 20 इकाइयों की मांग कर रहा था। 4 रुपये पर इसने कितनी इकाई कर दी? 16 इकाई। 6 रुपये पर इसने कर दिया कितना? 12 इकाई। और 8 रुपये पर इसने 8 इकाई, और 10 रुपये पर ये मांग रहा है 4 इकाई। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, जैसे मान लीजिए बी उपभोक्ता शुरू में 30 इकाई मांग रहा था। कितनी इकाई मांग रहा था? 30 इकाई। 2 रुपये पर बी उपभोक्ता किसी वस्तु की 30 इकाइयों की मांग कर रहा था। अब कीमत बढ़ रही है, 4, 2 से कितनी हो रही है? 4। तो ये बी उपभोक्ता भी मांग को घटा देगा, यानी कम कीमत पर ज़्यादा मांग करता है, और ज़्यादा कीमत पर हमेशा कम मांग की जाती है। जब 2 रुपये पर 30 इकाई कोई मांग कर रहा है, तो अब क्या करेगा वो? 4 रुपये पर कम इकाइयों की मांग करेगा, यानी इससे कम। मान लीजिए यहाँ पे वो कर देता है कितना? 24 इकाई, है ना। 2 रुपये पर 30 इकाई मांग रहा था, 4 रुपये पर 24 इकाई मांग रहा है, और 6 रुपये पर और कम कर देगा, यानी मांगता है वो 18 इकाई। और 8 रुपये पर और कम कर देगा, मान लीजिए 12 इकाइयों की मांग कर रहा है। और 6 रुपये पर, वो 10 रुपये पर कितनी कर देगा? ये 6 इकाई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए उपभोक्ता है ना, शुरू में 20 इकाई मांग रहा था, और फिर मैंने 4 कम कर दिया है, यानी 20 से 16, 16 से 12, 12 से 4, वो 8, और 8 से 4, यानी कीमत बढ़ रही है। कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, मांग मात्रा घटती जाएगी। कीमत और मांग मात्रा के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है, आगे जा कर के हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि कीमत बढ़ रही है तो मांग मात्रा कम होती जाएगी। 20, 16, 12, 8 और 4। यहाँ पे 20 था, फिर 4 कम कर दिया 16, फिर 4 कम कर दिया 12, फिर 4 कम कर दिया 8, फिर 4 कम किया तो 4। यहाँ पे शुरू में 30 लिखेंगे, फिर 6 कम करते जाएंगे, 30 लिखेंगे, 30 के बाद 24 हो गया, 6 कम कर दिया, इसमें से 6 कम करेंगे 18, 18 में 6 कम करेंगे 12, 12 में से फिर 6 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से कीमत बढ़ती जा रही है। ए उपभोक्ता की मांग भी घटती जा रही है। शुरू में 20 इकाई मांग रहा था, और लास्ट में इसने 4 इकाइयों की मांग की है, क्योंकि कीमत बढ़ करके कितनी हो जाती है? 10 रुपये। यहाँ पे बी उपभोक्ता शुरू में 30 इकाई मांग रहा था, और लास्ट में इसने कितनी इकाइयों की मांग की है? 6 इकाइयों की, क्योंकि कीमत 2 रुपये से बढ़ करके कितनी हो जाती है? 10 रुपये। तो यहाँ पे बी उपभोक्ता की मांग 30 इकाइयों से घट करके कितनी हो जाती है? 6 इकाई। इस तरह से जब कीमतें बढ़ेगी तो मांग मात्रा घटती जाएगी। और अब निकालना है हमें बाजार मांग। बाजार मांग इन दोनों का योग। देखो, समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं के योग को योग करना है। तो 2 उपभोक्ताओं की बात हो रही है यहाँ पे, तो दोनों उपभोक्ताओं की मांग को जोड़ देंगे। 3 उपभोक्ताओं की बात करेंगे तो तीनों उपभोक्ताओं की मांग को जोड़ देंगे, बाजार मांग आ जाएगी। तो यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों को, ए प्लस बी करेंगे तो 20 और 30 कितने हो जाएंगे? 50। और ये कितने हो जाएंगे? 40। और ये कितने हो जाएंगे? 30। और ये हो गए हमारे 20, और ये हो गया 10। तो इस तरह से हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ये बाजार मांग आ जाएगी। 20 और 30 को जोड़ने पर 50, 16 और 24 को जोड़ने पर 40, 12 और 18 को जोड़ने पर 30, 8 और 12 को जोड़ने पर 20, 4 और 6 को जोड़ने पर 10। इस तरह से ये हमारी बाजार मांग हो गई। ये क्या हो गई? बाजार मांग। तो विभिन्न कीमतों पर समस्त उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं, तो समस्त उपभोक्ता 2 उपभोक्ता लिए हमने, ए उपभोक्ता और यहाँ पे बी उपभोक्ता। तो समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं के योग को जिस तालिका से व्यक्त किया जाता है या जिस तालिका से दर्शाया जाता है वो कहलाती है बाजार
मांग अनुसूची। तो इस तरह से हमने देखा बाजार मांग अनुसूची। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले हमने मांग का अर्थ देखा, उसके बाद लिप्से के अनुसार उसकी परिभाषा हो गई, मांग को प्रभावित करने वाले कारक देखे, यानी मांग और इसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे थे हम, ठीक है, मांग फलन में। और उसके बाद ये मांग कितने प्रकार की होती है, मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है। मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 व्यक्तिगत मांग अनुसूची, नंबर 2 बाजार मांग अनुसूची। तो यहाँ पे हमने इस तरह से देखा। अगला इसका पार्ट कल देखते हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।